वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का ये अंतिम मॉडल पेपर 8 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? तो बच्चों वो बने थे 1773 में। दिक्कू से आस्य है, तो बच्चों बाहरी व्यक्ति। अगला है, मृदा संरक्षण हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधियों की सम्मिलित है। तो बच्चों वेदिका फार्म, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध। तो बच्चों सारे क्या होंगे? सही। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो बच्चों 382 व्यक्ति। आदिवासी समूह औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्यों? उनकी भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित किस अधिकार के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा शोषण से मुक्ति का अधिकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। तो बच्चों वो हुआ था राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। निम्न में से कौन सा भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? तो बच्चों वो हो जाएगा पुष्कर, जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर हमें बच्चों 4 शब्द दे रखे हैं, जिनको हमें खाली स्थानों में भरना है। प्राकृतिक जालोर संचय, संस्कृति की सुरक्षा, उच्चावच तुंगता एवं ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। क्या आ जाएगा बच्चों? संचय। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? प्राकृतिक कारण है। मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बच्चों? जालोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा जालोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बच्चों हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जिनको हमें खंड ए को खंड ब से मिलाना है। चलो मिला देते हैं। अगला है, खंड ए को खंड ब से मिलाना है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना क्या कहलाता है बच्चों? प्रवास कहलाता है। आदिवासियों को परंपरागत जमीन को बहाली क्या कहलाता है बच्चों? ये हमारा 1989 का अधिनियम। वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, तो बच्चों वो निर्भर करती है तापमान और आर्द्रता पर। भारत सरकार की आदिम जनजाति सूची शामिल है बच्चों, क्या हो जाएगी? शहरिया जाति। अगला सवाल है, जिसके अंदर हमें सत्य असत्य बताना है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्रामीण गौरव पथ योजना का निर्माण ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। भारत में जन सुविधाओं की आपूर्ति एवं वितरण में काफी समानताएं दिखाई देती है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापारी ही क्यों मानती थी? तो दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को व्यापारी ही मानती थी, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक राजस्व हासिल करना है, कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़ा खरीदना था। वह दूसरी भारी भरकम लगान को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु अपने आकलन व वसूली की उसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार वह व्यापारी कंपनी के रूप में सीमित थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि कि हमें क्या करनी बच्चों? व्यवस्था की जो व्याख्या है वो करनी है। तो सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था, जो रेजिडेंट कहलाता था। सहायक संधि व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की इजाजत नहीं थी। इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु इसके लिए शासकों को शुल्क देना पड़ता था। यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते हैं तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर के राजस्व वाला क्षेत्र शासक को छीन लिया जाता था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पैच के कोई 3 प्रभाव बताइए। ब्रह्मो समाज का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यहाँ ब्रह्मा समाज आएगी यहाँ, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पैच के प्रभाव, शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। निम्न स्तर पर स्कूली शिक्षा में परिवर्तन किए गए। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1830 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्मा समाज मूर्ति पूजा और बलि पूजा के विरुद्ध था। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं एवं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मा समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, मुख्यतः हिंदुत्व और ईसाई धर्म के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है।
जल संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। तो वर्तमान में विश्व युद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों की उपलब्धता बड़ा संकट बनता जा रहा है, अतः जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अशोषित व आंशिक रूप से शोषित वाहन मूल कृषि रसायनों का विसर्जन। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव में उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन एवं अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं तथा भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं तथा वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। जल संरक्षण पृष्ठीय भूमि को बचाने के लिए एक अन्य विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से खेती की सिंचाई की जानी चाहिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताना है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में है, जैसे हवा, प्रकाश और सूर्य का प्रकाश। अनवीकरणीय पदार्थ वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अंदर हमें राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को फिल करना है। बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सिरोही और सवाई माधोपुर। तो बच्चों नागौर बीच में आ जाएगा, सवाई माधोपुर जयपुर के पास में आ गया, टोंक भी जयपुर और अजमेर के पास में आ गया, बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम जिला हो जाएगा, सिरोही बच्चों ये अपना उदयपुर के जस्ट निकट आ जाएगा। अगला है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करते हुए औद्योगिक तंत्र को समझाइए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया गया है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गम शामिल। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत एवं अन्य आधारभूत संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते, निर्गम अंतिम उत्पाद एवं उसे आयात करते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। इससे निर्मित शर्ट, पैंट उत्पादन किया जाता है। अगला है बच्चों व्यापारिक फसल के रूप में कपास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बच्चों कपास क्या एक व्यापारिक फसल है, यानी सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली फसल है। चलो देख लेते हैं क्या करना है। कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन है, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कपास काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। विश्व में 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा उद्योग का माल है। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों को संघवाद को समझाइए। तो बच्चों भारतीय संविधान में संघवाद से आशय है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्तियों एवं अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया जाता है। वे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय हैं, इसे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर दोनों ही सरकार कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इन सूचियों द्वारा बनाया गया इनसे कौन से स्तर की सरकार के मुद्दों पर कानून बना सकती है। अगला है भारतीय राज्य धर्म के हस्तक्षेप भी कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई धर्म संविधान में दिए गए आदर्शों, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने एवं नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। इसी प्रकार माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से में अधिकार का मानना सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों को भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। राज्य भारतीय धार्मिक समुदाय में स्कूलों में भी सीमित आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। स्पष्ट है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श सरकार के हस्तक्षेप को कसौटी है। राजस्थान में विद्यमान लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम क्या है? तो राजस्थान राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या है। वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी। महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं
स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है, स्वरोजगार की राह पर बढ़ती है। इन समूह में निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार इसके जो अवसर है वो उपलब्ध करवाती है। साथ ही बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। राजाओं नवाबों की कीमती सत्ता भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था, समझाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की निम्न परिस्थितियां निम्न थी। चलो बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और गहरा गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। 1878 में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करा दिया गया। इस कानून के अनुसार किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक सामग्री छापने पर सरकार प्रिंटिंग प्रेस सहित उसके सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। सरकार ने अंग्रेजों के विरोध की वजह से एल्बर्ट बिल भी वापस ले लिया। वैसे तो पढ़े लिखे भारतीयों द्वारा एक अलग भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट बिल के 4 माह और गहरा गया। दिसंबर 1885 में देश भर में बेहतर प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। इस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। राजाओं नवाबों की छिनती सत्ता 1857 का विद्रोह। भारत में अब भी शासन मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। इन नामधारी मुगल बादशाह का सम्मान देश की एकता का प्रतीक था, लेकिन कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी तरह योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर यह मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में यह घोषणा कर दी गई कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किला खाली कर लिया जाएगा और शाहजहां इसका पदवी का प्रयोग रोक दिया जाएगा। इससे जनता को असंतोष बढ़ गया। दूसरी तरफ डलहौजी ने विलयन नीति के कारण संतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्यों को अंग्रेजों से हथिया लिया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेशवा बंद कर दिया गई, जिससे नाना साहेब और अन्य राज्य अंग्रेजों के शत्रु हो गए। अथवा का सवाल 1933 और 47 की इन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने 1857 के विलुप्त का किस प्रकार काबू किया। तो 1937 से 47 की घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान जो एक नया देश बना था उसके कारण निम्नलिखित है। तो बच्चों पहला हो जाएगा 1930 के दशक से 1940 के दशक के शुरुआती सालों में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग में अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। हिंदू मुस्लिम देगे 1937 के प्रांतीय चुनाव इसके ज़्यादा बड़े कारण है। कांग्रेस ने लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं माना। 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग के मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का बेजोड़ सफलता मिली। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमति नहीं करा पाए। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्येक कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान दिया। इस दिन कलकत्ता में दंगे बढ़ गए और मार्च 1946 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अतः भारत विभाजन के फलस्वरूप नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। कंपनी ने विद्रोह को कुचलने हेतु इंग्लैंड की ओर से फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून बनाए गए। विद्रोहियों के केंद्रों पर दावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मुकदमा चला गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। मार्च 1958 में अंग्रेजों का लखनऊ पर भी अधिकार हो गया। जून 1958 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोभी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी किसानों की सहायता के लिए छापामार युद्ध चलते रहे। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों की घोषणा की तथा समर्पण करने वाले को कुछ शर्तों के साथ माफ करने की घोषणा की। इन सब के बावजूद अंग्रेजों ने सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों तथा राजाओं पर मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। अगला सवाल है, फौजदारी कानून एवं दीवानी कानून में उदाहरण देकर समझाइए। संसद के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए दहेज के लिए औरत को तंग करना अथवा हत्या करना। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन एवं अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराए, तलाक आदि से संबंधित है। इसमें सबसे पहले प्राय दर्ज कराई गई जाती है, यानी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। प्रभावित पक्ष मुकदमा दायर कर सकता है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेजा जा सकता है
और उस पर जुर्माना जब भी किया जा सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। संसद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। संसद में राष्ट्रपति एवं 2 दल लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसके नेता राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का दावा पेश करता है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार कार्यपालिका की नियुक्ति लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर प्राय गठबंधन सरकार बनाते हैं तथा साझा मुद्दों पर कार्य करते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यकाल के माध्यम से संसद सरकार से कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विपक्षी दलों के संसद सदस्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। इसके अतिरिक्त विषय संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। कानून बनाना। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कार्य निर्माणी संस्था है। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण अंग है। अथवा का सवाल, भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। भारत में कितने प्रकार की अदालतें हैं। तो निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति का आधार प्रशासन। व्यक्ति चुनाव के माध्यम से सरकार को अपनी मंजूरी देता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित करती है तथा उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। भारत में अदालतों के प्रकार। तो बच्चों अगर बात करें तो यहाँ 3 प्रकार की अदालतें हैं। सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका। सबसे निचले स्तर की बहुत सारी अदालतें हैं, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहा जाता है। ये अदालतें जिले तथा तहसील स्तर पर किसी शहर में होती है। इन्हें अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि के नाम से भी बुलाया जाता है। ये न्यायालय बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के उच्च न्यायालयों में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सभी अदालतों को मानना होता है। नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। नीमच में विद्रोह का प्रमाणन कीजिए और टिप्पणी लिखनी। राजस्थान के प्रमुख हवेलियां, ग्राम पंचायत के कार्य। नीमच छावनी के विद्रोह मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ। नीमच का विद्रोह में 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ और नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के किले में तैनात सैनिकों ने भी संघर्ष का बिगुल बजाया। विद्रोह सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा में जागीरदार के विद्रोह सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच की क्रांति की सूचना पर मेजर सोवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। राजस्थान की वस्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसके जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है। शेखावटी के श्रेणियों में इसे परंपरा को अपनाते हुए हवेलियां का निर्माण करवाया। हवेलियां अपनी विशालता, अनुपम नक्काशी, स्थापत्य कला के लिए अद्भुत उदाहरण है। प्रमुख हवेलियों में रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा तथा लक्ष्मणगढ़ की हवेलियां अपनी विशालता के लिए, जैसलमेर की सालम, नथमल की पटवा की हवेली अनुपम नक्शी के लिए, बीकानेर, फलोदी, भरतपुर, उदयपुर आदि की हवेलियां अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है। ये अपने पंचायत क्षेत्र के मांगों को प्रकाश की व्यवस्था करवाती है। अपने क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सुचारू रूप से कराने का कार्य करती है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का कार्य करती है। जन्म दर, विवाह पंजीकरण का कार्य करती है। आपदाओं, महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखती है। ये अपने क्षेत्र में चारागाह एवं वनों का विकास करती है। ये मानव एवं पशु विभाग शोषण का परीक्षण करती है। कोटा एवं नसीराबाद में हुई विद्रोह पर अपने शब्दों में लिखिए पंचायत समिति के कार्य। राजस्थान के प्रमुख क्षत्रिय। तो बच्चों, कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल मेहराब अली खां के नेतृत्व में की गई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन पर सिर काटकर उन्हें कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। जून 1858 में अंग्रेजों ने कोटा रियासत पर पुनः अधिकार अपना नियंत्रण कर लिया। क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नसीराबाद का विद्रोह। 18 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों का अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिंग एवं वुड एवं नबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली पर प्रस्थान किया। पंचायत समिति के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ग्राम समिति पंचायत
ग्राम पंचायतों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करती है। पंचायत समिति नव निर्वाचित सरपंचों एवं पंचों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देती है। पंचायत समिति सरपंचों, पंचायत समितियों सदस्यों, जिला परिषदों का समन्वय करती है। पंचायत समिति साधारणतः सभा की बैठक आयोजित करती है। यह अपनी बैठकों में स्थानीय समितियों के निर्णयों की अनुपालना नियंत्रण रजिस्टर करता है। ये कार्यकाल एवं पंचायत मुख्यालय का वास्तविक व्यय को दर्शाने का बोर्ड लगवाती है। ये पशु मेले का आयोजन करती है। राजस्थान के प्रमुख छत्री, राजस्थान की कास्को, सामंतों एवं श्रेष्ठ वर्गों की अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए गए वे छत्रियां देवल के नाम से भी जानी जाती है। अजमेर में मूसी महारानी की छत्री, करौली में गोपाल सिंह की छत्री, बूंदी में 84 खंभों की छत्री, रामगढ़ में सेठों की छत्री, गोटेर में ईश्वर सिंह की छत्री, जोधपुर में जसवंतथड़ा, उदयपुर में आयड़, जैसलमेर में बड़ा बाकी छत्रियां स्थापत्य कला का एक ही बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमने इसके जितने भी मॉडल पेपर थे आज सभी को हमने हल कर लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।